हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 6 है, नागरिकता यानी कि जो सिटीजनशिप होती है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज होगी, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। सिलेबस देख लीजिए, आप सभी जानते हैं टोटल 8 चैप्टर है, उसमें से छठा चैप्टर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। उसके लिए क्लास 11 ESP पे जाना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि नागरिकता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सिटीजनशिप, क्या उसका मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी भारत के नागरिक हो, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, भारतीय। यानी कि हम सभी क्या है, इंडियन। ठीक है, हम सभी क्या कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं या हम भारतीय कहलाते हैं। तो अब बात ये बनती है कि इस नागरिकता का मतलब क्या होता है, कैसे नागरिकता मिलती है। हर देश का अपना एक नागरिक होता है। ठीक है, नागरिकता जिसको मिली होती है उससे उसको क्या बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं नागरिकता को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं नागरिकता क्या होती है। देखिए, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में इसकी हम परिभाषा करते हैं। यानी कि नागरिकता को हम क्या बताते हैं, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता। ठीक है, यानी हम उस अपने आप को क्या करते हैं, किसी देश के सदस्य मानते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम भारत के सदस्य हैं, भारत के नागरिक हैं। यानी कि हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सदस्य हैं, क्योंकि भाई हम वोट देते हैं। ठीक है, वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमें सारे अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि हमको भारत की नागरिकता मिली है। तो नागरिकता के साथ साथ अधिकार भी जुड़ जाते हैं। यानी कि जहाँ पे नागरिकता होती है तो वहाँ पे कुछ अधिकार हो जाते हैं, और वो अधिकार किसके अकॉर्डिंग होते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश का जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार हमको नागरिकता मिली हुई है, और उस नागरिकता के दम पर हमको अधिकार मिल पाते हैं। ठीक है, आप भारत में रहने वाले हो, भारत के नागरिक हो, इसलिए आपको अधिकार मिल रहे हैं। अगर कोई विदेशी, मान लो कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है भारत में टूरिस्ट बनकर घूमने के लिए, तो क्या उसको वो सारे अधिकार होंगे जो आपको होंगे, नहीं। ठीक है, उसको हमारा संविधान वो सारे अधिकार नहीं देगा। वो एक टूरिस्ट की तरह आया है, घूमेगा और वापस जाएगा। ठीक है, जो चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सारे अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। तो यही हमें इस चैप्टर में समझना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नागरिकता की परिभाषा जो होती है वो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। आगे देखते हैं। समकालीन विश्व में, आज के समय में, राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें तो जितने भी देश हैं, ठीक है, जो भी देश हैं, जो भी राष्ट्र हैं, वो अपने सदस्यों को, यानी उसके जो नागरिक हैं, उनको एक सामूहिक राजनीतिक पहचान भी देते हैं, उसके साथ साथ कुछ उसको अधिकार भी देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हम भारत के नागरिक हैं, और हमें भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमें क्या मिले हुए हैं, अधिकार मिले हैं। ऐसे ही जो ब्रिटेन में रहता होगा उसको ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का नागरिक होगा उसको ब्रिटेन के संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार मिले होंगे। जो फ्रांस में रहता होगा उसको वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार मिले होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आप समझ गए कि इसमें राष्ट्रों, जो भी राष्ट्र हैं, वो सभी अपने सदस्यों को कुछ अधिकार देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। यानी कि इसीलिए हम अपने आप को कह पाते हैं कि हम भारतीय हैं, हम जर्मन हैं, हम जापानी हैं, हम चाइनीज हैं, हम। ठीक है, सभी देश के लोग कैसे कह पाते हैं, क्योंकि चाइना के लोग अपने आप को चाइनीज कह पाते हैं, जापान के लोग अपने आप को जापानी कह पाते हैं, भारत के लोग अपने आप को भारतीय कह पाते हैं, फ्रांस के लोग अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उस देश की नागरिकता उनको मिली हुई है, उस देश के वो नागरिक हैं, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के वो सदस्य हैं। बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकार के अलावा कहीं भी यात्रा करने और सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो हर नागरिक क्या चाहता है अपने देश से, ठीक है, वो ये चाहता है कि उसको जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, बेसिक जो बुनियादी जो अधिकार होते हैं वो मिले। अब बेसिक सुविधा या बुनियादी अधिकारों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा सुरक्षा मिले। आगे देखते हैं। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने के महत्व,
किसी भी राष्ट्र का मतलब संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है हमको जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचें जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। तब हमको नागरिकता का महत्व समझ में आएगा। बिल्कुल, अब देखो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नागरिकता ही नहीं है, ठीक है, वो कहीं के नागरिक ही नहीं है, वो अवैध रूप से कहीं पे प्रवासी बन के रह रहे हैं या रिफ्यूजी बन के शरणार्थी बन के रह रहे हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो जैसे मान लो सीरिया में क्या चल रहा था, सीरिया में संकट चल रहा था, वहाँ पे युद्ध चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो सीरिया से हजारों लाखों लोग दूसरे देशों में चले गए, ठीक है। अब वो सीरिया के नागरिक थे, लेकिन अब वो जिस देश में गए, मान लो वो जर्मनी में चले गए, ठीक है, तो क्या जर्मनी के वो नागरिक कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि कोई भी देश ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देगा। वो वहां पे शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, ठीक है, रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, उनको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलते हैं। तो नागरिकता का महत्व उस समय ज्यादा हो जाता है, इंपॉर्टेंस उस समय जब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं। तब हमें लगता है कि चलो हम तो नागरिक है कहीं के, हमें तो बहुत कुछ मिला हुआ है, इनको तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही अवैध प्रवासी जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं, अलग अलग दुनिया के देशों से दूसरे देशों में जाके बसे हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। जैसे भारत में देखें, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो बांग्लादेश से और म्यांमार से भागकर इंडिया में इलीगल रूप से रह रहे हैं, और कईयों ने तो यहाँ की नागरिकता के सारे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया, वो वोट भी देते हैं, ठीक है। यानी कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, भारत का सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने सब कुछ बना लिया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि नागरिकता का क्या महत्व होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भी राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे अगर कोई भी अपनी नागरिकता देने लग जाए किसी को भी, तो ऐसे तो सारी दुनिया के लोग वहीं जाके बसने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये समस्या आ जाती है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो अवैध अप्रवासी होते हैं या फिर जो किसी युद्ध संकट से भागकर एक देश से दूसरे देश में गए होते हैं, वो कैसी जिंदगी बिताते हैं? कुछ इस तरीके की उनकी जिंदगी होती है। उनको कैंप में रहना पड़ता है, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप वगैरह होते हैं इनके, यहाँ रहते हैं, इलीगल रूप से रहते हैं कई जगह पे, और इनको अधिकार भी नहीं मिलते और वो सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती, ठीक है। इनकी जो जिंदगी होती है वो काफी नर्क जैसी जिंदगी होती है। आगे देखो, ऐसे लोगों को कोई भी राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता, ठीक है। क्यों देगा भाई? क्योंकि वो वहां के नागरिक नहीं है ना, इसलिए। और आमतौर पर असुरक्षित हालात में ये जिंदगी अपनी बिताते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता यानी पूरी तरीके से सिटीजनशिप उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। इनका लक्ष्य तो होता है कि वो किसी मनपसंद राष्ट्र में जाके उसकी नागरिकता ले लें, पर नागरिकता इतनी आसानी से और इस तरीके से मिलती नहीं है। इसके लिए वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि आज हम मध्य पूर्व, अगर हम मिडल ईस्ट में देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको देखेंगे, जो फिलिस्तीन से भागकर मिडल ईस्ट की तरफ चले गए अलग अलग देशों में, उनकी भी यही समस्या रहती है, ठीक है। नागरिकों को दिए गए अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। बिल्कुल, अब नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, ठीक है, नागरिक कौन? सिटीजन, जो किसी भी देश का है। अब उसके अधिकार अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत में जो भारत का नागरिक है उसको उसका संविधान अलग तरीके के अधिकार देगा। ऐसे ही फ्रांस का जो नागरिक होगा, फ्रांस का संविधान उसको अलग तरीके का अधिकार दे सकता है। तो अधिकारों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो हर देश में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है भारत में, जैसे एग्जांपल बताता हूं, एक भारत में तो हमेशा से महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। जब से भारत देश आजाद हुआ है, ठीक है, हमारे पहले चुनाव हुए हैं, तब से तो हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। लेकिन यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, बाद में उनको अधिकार मिला। तो समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों में उनके जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनको अधिकार अलग अलग प्रकार के मिले होते हैं, ठीक है। और अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, यहाँ पे कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है? राजनीतिक अधिकार है जैसे हम सबको मिला है मतदान यानी वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश है वहां पे अधिकार लोगों को होते हैं। लोकतांत्रिक देश में लोग अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। अगर आप भी चाहो चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो मतदान कर सकते हो जब आपकी एज हो जाए, उसका एक एज क्राइटेरिया होता है। और अगर आप चाहो तो अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हो। यहाँ पे अभिव्यक्ति की भी आज़ादी होती है, लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आस्था की आज़ादी होती है, लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक देशों में लोगों को ये सारे राजनीतिक अधिकार भी मिले होते हैं।
और कुछ आगे और एग्जाम्पल से दे रखे हैं, जैसे नागरिक जो है, नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या होते हैं, ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में सभी को मिले होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान नागरिकता के लिए संघर्ष। ये संघर्ष बहुत देखा जाता है क्योंकि सबको समान नागरिकता चाहिए। तो देखो इसको थोड़ा समझेंगे फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, राजतंत्रों के खिलाफ संघर्ष, आपको पता है एक समय ऐसा था, आज के समय में राष्ट्र राज्य की कल्पना हम करते हैं, लेकिन एक समय में ऐसा नहीं होता था। एक समय ऐसा भी था जब राजा का शासन होता था। ठीक है, दुनिया भर में डायनेस्टी होती थी, वंश शासन करते थे। राजा को सम्राट कहा जाता था। ठीक है, जैसे हम राजा कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे सम्राट कहा जाता हो सकता है कहीं पे उनको सुल्तान कहा जाता हो। ठीक है, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता था। तो वो जो राजा होते थे उनका अधिकार होता था। अब ऐसे में क्या होता था, देखो जैसे कोई क्षेत्र है, ये उस राजा के अंडर में है, कल वो फिक्स नहीं होता था ना उसके। जैसे कोई देश है उसकी सीमा फिक्स होती है, भारत का सीमा जो बाउंड्री है वो फिक्स है, पाकिस्तान की फिक्स है, फ्रांस की फिक्स है, सबकी सीमाएं फिक्स है। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं होता था देश का, तब राजाओं का जब शासन होता था तब फिक्स नहीं होता था। मान लो आज किसी राजा के हाथ में ये क्षेत्र है, कल को उसने अपने पड़ोस में आक्रमण करा, उसको जीत लिया, वो भी उसके क्षेत्र में आ गया। फिर उसने अपने पड़ोस में आक्रमण करा, उसको जीत लिया, उसको भी अपने क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, उसका क्षेत्र बड़ा भी हो सकता था, वो क्षेत्र छोटा भी हो सकता था। तो ज्यादातर यही सिस्टम चलता था। तो उस समय में राजतंत्र होता था और राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष लोग करते थे क्योंकि वहां पे लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे। कई जगह पे तो बहुत तानाशाह शासक रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते थे। तो राजतंत्रों में भी संघर्ष रहा है। फ्रांसीसी क्रांति में के समय में भी ये संघर्ष दिखता है। एशिया में देखें तो जो उपनिवेश है, यानी जो अंग्रेजों ने एशिया के देशों को गुलाम बनाया, खासकर जैसे हम भारत की बात करें, भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, तो यहाँ पे भी लोग समान नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज हमारे साथ बुरा बर्ताव करते थे। ठीक है, तो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका भी गुलाम था। अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके साथ रंग को लेकर भेदभाव होता था, नस्लीय भेदभाव होता था। वहां के लोग भी समान नागरिकता, समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो ये संघर्ष दुनिया भर में देखने को मिलता है। अब दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका के जो अश्वेत आबादी यानी जो काले लोग थे, वो जो सत्ता में बैठे हुए गोरे यानी अंग्रेज थे, ठीक है, गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष इन्होंने करा और 1990 के दशक तक ये संघर्ष चलता रहा क्योंकि जो काले लोग थे अफ्रीका के, वो समान अधिकारों के लिए, ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए और जो उनके साथ भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने लंबे समय तक क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष जो है वो दुनिया के कई हिस्सों में आज भी है। आज भी देखें तो दुनिया में बहुत जगह पे लोगों को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आज के समय में लोग संघर्ष करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, महिला आंदोलन इसीलिए हुए ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। दलित आंदोलन भी इसीलिए होते हैं क्योंकि जो दलित है उनके साथ भेदभाव होता है समाज में। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है इनके, ये जो आंदोलन होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जनमत को बदलना, समाज में अपने साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, समान अधिकार की मांग करना, अवसरों की मांग करना, सरकार की नीति जो होती है उसको प्रभावित करना, ठीक है, उसमें अपने लिए बदलाव करवाना, ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण और समान सदस्यता। ठीक है, इसको देखिए। इसमें ना आप एक चीज, संपूर्ण और समान सदस्यता में ना आप थोड़ा सा सोचिए, ये हम सबके साथ होता है। मान लीजिए आप कभी ट्रेन से जा रहे हो, कहीं पे आपको ट्रेन से जाना है, अपने गांव जाना है मान लीजिए, ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप क्या सोचोगे, पहले तो आप वेट करोगे जल्दी ट्रेन आ जाए, जल्दी आ जाए। ट्रेन जब आ जाएगी तो फिर आप देखते हो ना, जैसे ट्रेन का गेट खुलता है, और खासकर उन स्टेशन पे जहां से ट्रेन बन के चलती है वहां पे तो ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे ही ट्रेन आएगी, दरवाजे उसके मान लीजिए बंद है, लोग उसको जल्दी जल्दी खोलने लगेंगे, मतलब उनको बहुत जल्दी होगी अंदर जाने की, अपनी सीट में बैठने की बहुत जल्दी होती है। तो बहुत तड़प रहे होते हैं लोग ताकि वो जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको सीट मिल जाती है तब वो कंफर्ट हो जाते हैं, और फिर जो बाहर वाले लोग संघर्ष कर रहे होते हैं आने के लिए, उनको फिर उनके प्रति उनके मन में हमदर्दी नहीं रहती, कहते हैं मरन दो, आज आते हैं तो आए, नहीं तो हमें क्या, हमें तो सीट मिल गई, हम तो बैठ गए, यही सोचते हैं ना। तो यही संघर्ष हमें नागरिकता में भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। देखिए, अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे में या मान लो कभी भीड़ वाली बस में सफर किया हो, तो आप इस चलन से अच्छे तरीके से अवगत होंगे कि लोग प्रवेश पाने के लिए पहले कितनी
मशक्कत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंच जाते हैं तो दूसरों को बाहर रखने के स्वार्थ में जुड़ जाते हैं। अब उनको बाहर वालों की चिंता नहीं होती कि भाई हम भी बाहर थे, हमें कितनी टेंशन हो रही थी, हमें सीट मिल जाए। अब उन्हें मतलब नहीं है बाहर वालों से। तो जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर कर आता है। जो भीतर बैठा हुआ है वो तो भीतरी हो गया, जो बाहर संघर्ष कर रहा है वो बाहरी हो गया। तो ये विभाजन यहाँ पे क्लियर देखने को मिलता है। तो यही नागरिकता में भी होता है, ठीक है। नागरिकता में कैसे होता है, जो उस देश के निवासी हैं वो तो अपने देश में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति आके वहां पे रहे। जैसे भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं तो उनको कोई पसंद नहीं करता, इसी तरीके से, ठीक है, श्रीलंका में जो तमिल बसे हुए हैं उनको वो पसंद नहीं करते। तो आगे समझते हैं। देखिए, अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं, जल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन अगर लिमिटेड हो, मान लो सारे संसाधन कम हो, तो बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठनी बिल्कुल जायज हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं चाहे वो सह नागरिक ही क्यों ना हो, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं असम का। असम में क्या था, असम में यही आंदोलन हुआ था। वहां के लोगों ने आंदोलन करा था कि बांग्लादेश से अवैध रूप से लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, ठीक है। बांग्लादेशियों को वो विरोध करते हैं, कहते हैं ये लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे संसाधन को खत्म कर रहे हैं, हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए विरोध होता है। अब ये तो चलो बांग्लादेश अलग है, भारत का असम अलग है, लेकिन ऐसा ही भारत के मुंबई में भी देखने को मिलता है। मुंबई में जब यूपी और बिहार से लोग जाते हैं तो वहां का विरोध मुंबई के लोग भी करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आपको मुंबई वाले अपने आप को मुंबईकर कहते हैं, यानी मुंबई वाले कहते हैं कि हम तो मुंबई के हैं। इनका नारा आपको शायद याद हो, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, आज से कई साल पहले ऐसा हुआ था जिसमें ऐसी भावनाएं प्रकट हुई थी कि भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस तरह के अनेक संघर्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, मुंबई वाले लोग कहते थे मुंबई उनका है, वहां पे उन्हीं लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यूपी या बिहार से कोई अगर जाता है तो उसको वहां पे रोजगार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग जाके उनके रोजगार को क्या करते हैं, कब्जा लेते हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा उन नेता के, वो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, उन्होंने तो बहुत गलत बोल दिया था, ठीक है। जो भारत के अलग राज्यों से मुंबई में आके काम कर रहे हैं उन मजदूरों के लिए, खासकर यूपी, बिहार और झारखंड वारखंड से जो लोग जाते थे उनके खिलाफ, कि हम तो उनको आने ही नहीं देंगे, हम उनको मार के भगा देंगे, इस तरीके की बातें की गई थी। तो आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पे भी विभाजन बाहरी अंदर का दिखता है। यानी मुंबई के लोग अपने आप को मुंबई का मानते हैं, लेकिन जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनको वो बाहर का मानते हैं, ठीक है। तो ये विभाजन भी देखने को मिलता है। इससे एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर संपूर्ण समान सदस्यता का असली मतलब क्या है। अगर बाहरी अंदर का भेदभाव है तो इसका मतलब क्या होगा। क्या इसका अर्थ ये होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने दें, पढ़ने दें, काम करने की आज़ादी दे दें, ठीक है, उनको अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो बताओ, कि पूरे देश में से कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाकर पढ़ना चाहे, रहना चाहे, काम करना चाहे, उसको पूरी परमिशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान तो परमिशन देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में एक अधिकार है गमनागमन की स्वतंत्रता। गमनागमन की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, पूरे देश में आपका जहां पे दिल करता है आप वहां पे जाके रह सकते हो, वहां पे जाके काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो इसको पूरे देश में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि भाई जो कामगार हैं, अब आप देखते हो जैसे बिहार से लोग जाते हैं दिल्ली की तरफ आते हैं, बिहार से लोग मान लो काम करने के लिए मुंबई में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं भाई बिहार से, बिहार में क्यों नहीं काम कर लेते, सोच रहे हो ना, क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बिहार में अगर रोजगार नहीं है तभी तो वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस स्वतंत्रता का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही इसके कारण चल पाती है, ठीक है। क्योंकि उनका जो गृह क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ के वो हैं, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, वहां पे उपलब्ध मतलब अवसर जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मजबूरन उनको अपना घर छोड़कर काम की तलाश में अपने घर से इतनी दूर जाकर काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो उनको वो रोजगार उनके गांव में अवेलेबल हो जाए, उनके घर के पास अवेलेबल हो जाए, तो वो क्यों इतनी दूर जाएंगे, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाके काम करेंगे, आप सोचो खुद से, ठीक है। तो वो रोजगार की तलाश में ही तो जाते हैं ना। तो रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी चले जाते हैं, देश के अंदर तो जाते ही हैं, कुछ लोग दुबई जाते हैं, कुवैत जाते हैं, ठीक है, अमेरिका में काम करते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, दुनिया भर के देशों में भारतीय लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? अधिकार है। हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप देश में विदेश में जहाँ जाके काम करना चाहो कर सकते हो। देखो हमारे देश में भी ना अलग अलग हिस्सों में कुशल और अकुशल, ठीक है, दोनों तरह के मजदूरों के लिए बाजार जो है वो विकसित हुए हैं, ताकि वो वहाँ पे क्या कर सकें? कार्य कर सकें। उदाहरण है, सूचना तकनीक के अधिकतर जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं? बेंगलोर में जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर इसी काम के लिए जाना जाता है। और केरल की जो नर्स है, आप जानते हो केरल की जो नर्स है वो पूरे देश में काम करती है, पूरे देश के हॉस्पिटलों में आपको केरल की नर्सें मिलती हैं। फिर आपको पता है शहरों में भवन निर्माण का काम होता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं। तो भवन निर्माण के काम में आपको पता है जो श्रमिक लगते हैं, जो मिस्त्री होते हैं या जो मजदूर होते हैं, वो आकर्षित होते हैं, तो वो शहरों की तरफ आते हैं। शहरों में क्या है? उनको काम मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी है। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे देश में कहीं पे भी जाके काम करने की स्वतंत्रता है, इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक है। हमें ये हमारा संविधान अधिकार देता है। अधिक संख्या में रोजगार जो है वो बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसका प्रतिरोध करते हैं, उनके अंदर ऐसी भावना आती है। अब कई बार क्या होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, मान लो कोई, जैसे मान लो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में अगर बाहर से लोग आके काम करें, जैसे बिहार से लोग आके काम करें, या पंजाब से आके लोग काम करें, या यूपी से आके लोग काम करें, या किसी और स्टेट से लोग काम करें, तो वो वहाँ के क्या है? वहाँ के काम उनको मिल जाएंगे। तो ऐसे में जो राजस्थान के लोग होंगे वो उसका विरोध करेंगे कि भाई हमको तो रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, और ये दूसरे स्टेट से आके हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार स्थानीय लोगों के मन में इसको लेकर गुस्सा होता है, और कुछ नौकरी या कामों को राज्य के मूल निवासी या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग भी कई बार उठी है कि भाई ये बाहर के लोगों को से काम नहीं देना चाहिए, दूसरे स्टेट के लोगों को, ठीक है, राज्य के लोगों को काम देना चाहिए। इसमें कई बार ये आवाज़ उठी है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, और जो नेता वगैरह हैं, वो भी मतलब इस चीज़ को उठाते हैं, और बाहरी के खिलाफ कहीं ना कहीं कई बार हिंसा का भी रूप ले लेती है। कई बार क्या है, बाहरी लोगों को मारा पीटा भी जाता है। खासकर ऐसा मुंबई में हो रखा है। मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था कि जो यूपी बिहार के जो मजदूर वगैरह थे उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ था। भारत के लगभग लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं आज की डेट में, अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है समान अधिकार। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह होता है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, राज्य सत्ता का मतलब यहाँ पे सरकार से है, सरकार के द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। क्या इसको हम समान अधिकार कहेंगे? अगर इसको कहेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, इतने में मत सोचिए, और भी ज्यादा डिटेल में इसको समझना है। तो देखिए, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे, ठीक है, यानी कि जो शहरी गरीब लोग हैं ना, उन पे हम नजर डालेंगे, जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं। शहरी गरीबों से संबंधित समस्या जो है, उन समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है, क्योंकि शहरों में एक मतलब बहुत बड़ा वर्ग है जो काफी गरीब है, जो खासकर स्लम में रहता है। उनकी समस्या हर सरकार के सामने रहती है, क्योंकि शहरों में जहाँ पे लोग इतना काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्लम बन जाते हैं, यानी कि जे कॉलोनियाँ टाइप की बन जाती हैं। तो भारत के हर शहर में बहुत बड़ी जो आबादी है वो झोपड़पट्टी में या जो इलीगल कब्जे की जमीन है उस पर रह रही होती है, ठीक है। ये लोग जो है उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पे करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण काम तो करते हैं लेकिन बहुत कम पैसे में करते हैं। शहर की जो बाकी आबादी है उनको ये लोग अवांछनीय लगते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये यहाँ पे मतलब गंद मचा रहे हैं, उस एरिया को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के लगते हैं। उन पर शहर के संसाधन पर बोझ बनने का भी अपराध और बीमारी फैलाने का भी आरोप लगाया जाता है कि ये संसार जो मतलब शहर का जो संसाधन है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ हो रहा है उसका, ठीक है, बीमारी फैलाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, ये ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, शहरों में रहने वाला एक ऐसा वर्ग है जो गरीब वर्ग है और जो कहीं ना कहीं मतलब समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अब बात करते हैं गंदी बस्तियों की, यानी कि स्लम्स की बात करते हैं। आपने गंदी बस्ती अगर देखी होंगी तो बहुत छोटी छोटी जगह पे मकान बने होते हैं, कई कई मंजिल के, 12-12 गज में, 12-12.5 गज में 4-4 5-5 मंजिल के मकान बने होते हैं, पतली पतली गलियाँ होती है, बहुत गंदगी होती है, टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती है, पानी की सुविधा नहीं होती, बहुत मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। तो गंदी बस्तियों की स्थिति जो है बहुत ही बेकार है, ठीक है। छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग रहते हैं,
निजी शौचालय तक नहीं होता इनके पास, ना इनके पास पानी, ना इनके पास साफ सफाई होती है। गंदी बस्तियों में जो जिंदगी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत बेकार होती है, और संपत्ति भी असुरक्षित होती है, वहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। झोपड़पट्टी के जो निवासी होते हैं वो अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच ये फेरी वाले हो गए, या छोटे व्यापारी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, नौकर हो गए, नल ठीक करने वाले, मिस्त्री वगैरह, ये ऐसे ही लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें झोपड़पट्टी में बुनाई वगैरह का, कपड़ा रंगाई वगैरह का भी काम चलता है, क्योंकि छोटे मोटे काम जो है वहाँ पे होते हैं। यहाँ के जो निवासी होते हैं इनको सफाई और पीने का साफ पानी वगैरह उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होता है। सरकारें भी ज़्यादा इन पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती, ठीक है। शहर में अगर हम देखें तो इन पे काफ़ी कम खर्चा किया जाता है। शहरी गरीबों की जो हालात है उसके प्रति सरकार, और अब के समय में सरकार थोड़ी सी जागरूक हुई है, थोड़े एनजीओज आ गए हैं, स्वयंसेवी संगठन आ गए हैं, और अन्य एजेंसी आ गई है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ के निवासियों में जागरूकता बढ़ाई है, और सरकार भी थोड़ा थोड़ा इनको लेकर अब सीरियस होने लगी है। मिसाल के तौर पर देखें तो जनवरी 2004 में जो फुटपाथ पे जो दुकान लगाते थे, ठीक है, इनको इनके लिए एक पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई गई, ताकि इसमें जो, क्योंकि आपको पता है लाखों लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, और पुलिस और प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उनकी दुकानें हटवा देता है, कई बार मतलब होता रहता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार ने इनके लिए पॉलिसी बनाई कि इनको मान्यता दे दी जाए, ताकि ये आसानी से अपना जो काम है उसको कर सकें और वहाँ से पैसा कमा सकें, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ग है, एक और वर्ग है जो कहीं ना कहीं समानता के लिए संघर्ष करता है, आपको दिखाई देगा, वो है आदिवासी समाज, या फिर इसको वनवासी आप कह लो, क्योंकि जंगलों से जुड़े हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, और इनकी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल सिंपल अलग है, मतलब जंगलों में जुड़े हुए लोग हैं ये। तो इनको देखते हैं। तो हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूहों में एक है आदिवासी या वनवासी, यानी इनको भी हाशिए पे रखा गया है, इनके साथ भी गलत हुआ है। ये लोग अपना जीवन यापन के लिए जंगल पे और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है इस पे निर्भर रहते हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है, जंगल और जमीन और अन्य संसाधन कम हो रहे हैं, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो जीवन पद्धति है और इनकी आजीविका है वो संकट में आ गई है, ठीक है। जंगल और तराई क्षेत्र में जो खनिज संसाधन होते हैं, तो उस खनिज संसाधन को खनन करने के लिए कंपनियां होती हैं, वो खनन करती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग जो है वहां से विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि इनको अपना जंगल जमीन छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफस्टाइल पे खतरा बन रहा है, ठीक है। और एक टूरिज्म भी ये है, टूरिज्म उद्योग को भी देखें, यानी पर्यटन उद्योग को देखें, तो वो भी यही काम कर रहा है। पहले पहाड़ों में, जंगलों में कई जगह पे सुनसान होता था, वहाँ के लोग ही काम करते थे, कोई नहीं जाता था, लेकिन टूरिज्म की वजह से लोग जाते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं हालांकि उनसे उनको फायदा भी होता है, लेकिन कुछ जगह पे उनको नुकसान भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान बात नहीं होती। सबको समान नहीं रखा जा सकता। अब मान लो सबको समान की बात कर दी है, लेकिन जो बहुत गरीब है, बहुत दबा कुचला है, उसको भी समान अधिकार मिलके भी उतना फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए सभी जगह पे ये कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अलग अलग समूह के लोग जो होते हैं उनकी जरूरतें अलग होती हैं, उनकी समस्याएं अलग होती हैं, ठीक है। और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के कभी कभी अपोजिट भी हो सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सबको मतलब एक समान कह के सबका मतलब सबको फायदा नहीं हो पाएगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये है, ठीक है, ये मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोगों पर एक जैसी पॉलिसी लागू कर दी जाए, क्योंकि जो अलग अलग समूह होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, और इसलिए ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए सरकार को, ठीक है। यानी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी में लाने का मौका मिल पाए, ठीक है। अब सभी को समानता की बात है, अब आरक्षण क्यों दिया गया है आप सोचिए, क्योंकि सभी को समानता की बात करें तो आरक्षण की वजह से तो समानता नहीं है, किसी को तो भाई वेटेज मिल रही है। वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि ताकि जो SC ST है, जो OBC वर्ग है, जो काफी दबा कुचला पिछड़ा वर्ग है, वो उनके बराबर आ सके, ठीक है। तो ये इसलिए लाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नागरिक और राष्ट्र। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है, ये भी समझिए। बिल्कुल, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले राष्ट्र राज्य नहीं होता था। आज के समय में जैसे आप देखते हो भारत है, ठीक है, आज के समय में जो आप भारत देखते हो, भारत की एक सीमा है, इसके अंदर जो भारत है, बाहर दूसरा देश है, इधर दूसरा देश है, इधर दूसरा देश है, इधर दूसरा देश है, ठीक है। स्वतंत्र देश है दुनिया भर में, आज सबकी अपनी एक राष्ट्रीय सीमाएं, सब में अपनी सरकारें होती हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले राजा होते थे, सम्राट होते थे, जो मैंने आपको बताया,
भाई उनका एक क्षेत्र होता था, वहाँ पे उनका शासन होता था, ठीक है। आपने कई सारे वंश पढ़े हैं, ठीक है, मुगल वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत वाला काल हो गया, उससे पहले आप प्राचीन इतिहास में जाओगे तो आपको मौर्य वंश ये वगैरह मिलेंगे। तो इसमें सम्राट शासन चलाता था भाई, उसका क्षेत्र होता था, दूसरे क्षेत्र पे युद्ध करता था, उससे जीतता था, उसको भी अपने में शामिल करता था, कभी कभी हार भी जाता था तो उसका क्षेत्र भी चला जाता था। तो इस तरीके से कोई फिक्स सीमा नहीं होती थी पहले, राष्ट्र राज्य की अवधारणा उस समय में नहीं होती थी। ये आधुनिक काल की देन है, आज के समय में विकसित हुई है, ठीक है, वर्तमान समय में। तो राष्ट्र राज्य का विकास को समझते हैं, आधुनिक काल में विकसित हुई, हमने समझ लिया, पहले नहीं होता था, ठीक है। पहली बार 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें संप्रभुता की बात की गई थी, लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा किया गया था, वहां से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें राष्ट्रीय पहचान होती है, पहले नहीं होती थी, राष्ट्रीय पहचान होती है। हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, ठीक है, किसी भी देश का हो, हर देश का अपना एक झंडा होता है, हर देश का, ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है और अपनी संस्कृति, कल्चर होता है, प्रतीक होता है, ये उसकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जैसे रोमन साम्राज्य, उसने अलग अलग क्षेत्रों को जीत लिया, अलग अलग कल्चर को अपने में शामिल कर लिया, तो वो अलग चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, देशों की अपनी, सबका अपना अलग पहचान होती है। आधुनिक राष्ट्र राज्य में विभिन्न धर्म, ठीक है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग जो होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, इसको आधुनिक राष्ट्र कहा जाता है। फिर लोकतांत्रिक समावेशिता, ये भी देखने को मिलता है। पहले राजा के समय में कहाँ लोकतंत्र होता था, लेकिन अब लोकतांत्रिक समावेशिता देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक राज्य जो होते हैं इसमें सभी नागरिकों को समावेशी पहचान देने का प्रयास किया जाता है, यानी चाहे एक अलग अलग धर्म के भी हों तब भी सबको एक साथ रखा जाता है। लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रिया कुछ समूहों के लिए कभी कभी कठिन भी हो जाती है, ठीक है, इसको अप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। फिर नागरिकता और समावेशिता में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम फ्रांस का ले सकते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है वो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है, ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे, और समावेशी यानी सबको अपने में, सारे कल्चर को एक साथ लेके चलेगा। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में फ्रांसीसी जो भाषा है, संस्कृति है, उसको अपनाएं, ठीक है। धार्मिक प्रतीकों के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पर विवाद होता है, क्योंकि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो राज्य से धर्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है, सब अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, ये बातें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इजराइल का एग्जाम्पल है। इजराइल में आप देखोगे तो यहाँ पे नागरिकता देने में धर्म और जाति, इसको वरीयता दी जाती है, ठीक है, आसानी से किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। जर्मनी में तुर्की और मजदूरों के बच्चों को नागरिकता का विवाद है। जर्मनी में क्या था, मजदूरों की जरूरत थी तो तुर्क से खूब सारे मंगवा लिए थे मजदूर, उन्होंने काम तो करवाया लेकिन उनको नागरिकता देने से इनकार करा, तो इस पे विवाद है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। फिर है भारत में नागरिकता। भारत की अगर नजरिए से देखें तो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और समावेशी दृष्टिकोण है, यानी आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें विविधता को अपनाया गया था, सभी को एक साथ लेकर चलते थे, ठीक है, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, सबको साथ लेके चलने की बातें थी। फिर संविधान जो है हमारा, उसने भी विविध समाज को समायोजित करने का प्रयास किया है, क्योंकि भारत में इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे संविधान ने सबको समायोजित कर लिया है, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दलित समुदाय या अन्य समुदाय, सबको यहाँ पे समान अधिकार देने की बात की है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। फिर संविधान के प्रावधान देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हमारे यहाँ पे क्या है, जन्म से, हमको जो नागरिकता मिली है वो हमें जन्म से मिली है, क्योंकि हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं, हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हमको क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। तो जन्म, वंश, परिवार, पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। देशीकरण, राज्य क्षेत्र में समावेश, ये कुछ तरीके होते हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार संरक्षित है हमारे यहाँ पे। संविधान सबको अपने अधिकारों, सब मतलब संविधान सभी को अधिकार देता है कि आप अपनी भाषा का, अपने कल्चर का, ठीक है, उसको संरक्षित कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, यानी भेदभाव के खिलाफ हमारे संविधान में प्रावधान है। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं अदालत में, ठीक है, हमें अधिकार मिले हुए हैं, खासकर मौलिक अधिकार। फिर गणतंत्र दिवस पर विविधता का प्रदर्शन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग जब गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर है, वहाँ की झांकी आपको देखने को मिलती है, यानी सबको समावेशित करता है, सबको अपना मानता है भारत, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नागरिकता। अब ये सार्वभौमिक नागरिकता क्या है, इसको समझते हैं। इसमें तीन बातें मेन है। एक है शरणार्थी, ठीक है,
दूसरा है अवैध अप्रवासी, तीसरा है राज्य विहीन लोग। शरणार्थी कौन है? जो मजबूर होकर, मान लो कहीं पे युद्ध हो गया, मजबूर होकर अपना देश छोड़कर उनको भागना पड़ा, वो हो जाते हैं शरणार्थी। अवैध अप्रवासी कौन है? जो अपनी मर्जी से छुप छुपा कर एक देश से दूसरे देश में जाके वहां पे रहना चाहते हैं, वहां पे संसाधनों को कब्जाना चाहते हैं या फिर वहां की नागरिकता पाना चाहते हैं, वो इलीगल है। राज्य विहीन लोग जिनका कोई अपना देश ही नहीं बचा, एक देश से भगा दिए गए दूसरे देश में, अब ना वो वहां के नागरिक बचे ना वो यहाँ के नागरिक हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये क्या इनको सार्वभौमिक नागरिकता मिलनी चाहिए? इसको देखते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में कई तरह की छवियां उभरती है, कई तरह की चीजें आती है। क्या आती है हमारे दिमाग में? सबसे पहले आता है जैसे एशिया या अफ्रीका के जो लोग हैं, जो यूरोप या अमेरिका के देशों में दलालों को पैसा देके जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं, या फिर युद्ध और अकाल में जो विस्थापित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका हमारे मन में ख्याल आता है। आपने हमेशा टेलीविजन वगैरह पे देखा होगा कि सूडान में जो डरफर क्षेत्र के शरणार्थी थे, या फिलिस्तीनी जो हैं, या बर्मा के जो लोग हैं, या बांग्लादेशी जो हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप इन सबको मान सकते हो कि ये सब क्या है, शरणार्थी की तरह इधर उधर जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश। तो ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हुए, ठीक है। नागरिकता और राष्ट्रीय सीमाएं। अब नागरिकता के कुछ नियम होते हैं भाई। देश अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी इलीगल तरीके से कोई अप्रवासी आए, उसके देश में आए, उसके देश में बसे, तो कहीं ना कहीं कानून के जरिए वो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है हर देश, ठीक है। नागरिकता देने के लिए संविधान और कानून में सभी देशों में प्रावधान होते हैं। कोई देश चाहे तो नागरिकता दे भी सकता है, चाहे तो ना भी दे, ठीक है, उसके ऊपर होता है। फिर भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में जो उत्पीड़ित लोग हैं उनको आश्रय देने की नीति, यानी कि हम जहाँ पे जो कहीं पे अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसको शरण देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है तिब्बत पे जब चाइना ने आक्रमण करना शुरू करा था, तो वहाँ के जो नेता हैं दलाई लामा, वो भारत में आए थे अपने अनुयायियों के साथ, उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने शरण मांगी थी। भारत ने क्या करा था, उनको अपने यहाँ पे शरण दी थी, ठीक है। अब इसमें चुनौतियां क्या होती हैं ये समझिए। लोकतांत्रिक नागरिकता का वायदा पूरा करना मुश्किल होता है क्योंकि राज्य विहीन लोगों की कोई पहचान नहीं होती। अब मान लो कोई क्रिमिनल आ जाए, वो बोले भाई मैं पीड़ित हूँ और ऐसे ऐसे को, और वो आपके देश में आ जाए, नागरिक बन जाए और वहाँ पे क्राइम करने लगे, ठीक है, कोई गलत एक्टिविटी करने लगे, तो इस तरीके से हर किसी को नागरिकता दे पाना भी तो संभव नहीं है ना। तो सरकारें सोचती हैं, डरती हैं इन सब चीज़ों में। तो सरकार क्या करती है, इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाती है, दीवार या बाड़ लगाने की कोशिश करती है ताकि मतलब बाहर से लोग ना आ पाएं। लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में आ ही जाते हैं लीगल रूप से, ठीक है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या फिर अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसमें लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वो घर लौटने का भी उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो राज्य विहीन हो जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ऐसे में वो शिविरों में रहते हैं, अवैध आप्रवासी के रूप में रहते हैं, मजबूरन उन्हें अपनी ज़िंदगी वहीं बितानी पड़ती है। अक्सर वो कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी देश के नागरिक नहीं, उनके पास उस देश के कुछ पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं सकते क्योंकि भाई उनका एडमिशन भी नहीं होगा, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं, बहुत विकराल स्थिति में होता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों की जांच और उनकी मदद करने के लिए एक उच्च आयुक्त बनाने का कार्य किया था, ठीक है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को शामिल किया जा सकता है, ये फैसला करना अनेक देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा था, ठीक है, क्योंकि कठिन और मानवीय और राजनीतिक समस्या ये बन चुका है। अनेक देशों में युद्ध और उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोग शामिल करने की नीति है कि भाई बहुत सारे देश हैं वो शामिल करते हैं, लेकिन अगर वो बहुत अनियंत्रित भीड़ आ जाए, लाखों करोड़ों लोग आ जाए, तो कैसे उसको कोई रख पाएगा, क्योंकि भाई उस देश की अर्थव्यवस्था पे भी बोझ पड़ेगा ना। तो ये भी समस्या आ जाती है। और खासकर क्या होता है, अब जैसे कि मान लो सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में या अरब देशों में मान लो कहीं पे बहुत बेकार हालत रही, ठीक है, वहां से लोग गए यूरोप में चले गए, शरणार्थी बन गए। अब यूरोप ने उनका स्वागत किया, आओ हमारे देश में रहो, तुम्हारे वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, हमारे यहाँ पे रहो, यहाँ पे आराम से रहो। अब वहाँ पे चले गए, उन्होंने खूब हाथ खोलकर उनका स्वागत किया। अब आज की डेट में यही लोग वहाँ पे आग लगा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, ये भी हो जाता है। तो ये समस्या जो है ना बहुत बड़ी समस्या बन रही है, इसीलिए लोग इनको रखना नहीं चाहते, क्योंकि जो यूरोप ने जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ पे बसाया ना, शरण दी, आज यूरोप उसको भुगत भी रहा है।
तो ये भी एक समस्या है, इसीलिए लोग इनको रखना नहीं चाहते हैं, नागरिकता नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, भारत जो है वो उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है, ऐसा भारत ने किया भी है। ठीक है, दलाई लामा और उनको रखा भी है, लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट में ही रख सकते हैं। ठीक है, लाखों लोगों को रख पाना, करोड़ों लोगों को रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सभी को नागरिकता दे पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी समस्याएं जो होती है वो लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है जो कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, कैसे हो पाएंगे, सबको नहीं इसमें समाहित किया जाता। अनेक लोग अपनी पसंद की देश में नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि अपने यहाँ से भी वो जा चुके होते हैं। ठीक है, राज्य विहीन जो लोग होते हैं, जिनका कोई देश ही नहीं है, उनकी भी एक गंभीर समस्या आज पूरी दुनिया के सामने आ रही है कि इनका क्या किया जाए। ठीक है, तो ये एक समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व नागरिकता। तो विश्व नागरिकता की अवधारणा, उसके महत्व को समझेंगे, फिर कैसे वैश्विक संचार और आपसी जुड़ाव से आज पूरी दुनिया अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है, इसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के समय में क्या है। आधुनिक युग में अगर हम देखें तो हमारा एक वैश्विक जुड़ाव है कम्युनिकेशन के जरिए। पहले क्या होता था, एक जमाने में अमेरिका में कोई घटना हो रही है तो इंडिया में उसकी जानकारी लगने में 5-5, 10-10 दिन लग जाएंगे, यानी आज हुआ है 10 दिन बाद इंडिया वालों को पता लग रहा है। लेकिन आज के समय में इंटरनेट से सब जुड़े हुए हैं, जो भी मान लो अमेरिका में कुछ हो रहा है तो इंडिया के लोग देख रहे हैं, इंडिया में कुछ हो रहा है तो अमेरिका के लोग देख रहे हैं। मतलब इंटरनेट के जरिए, टेलीविजन के जरिए, सेल फोन के जरिए दुनिया जो है आपस में जुड़ गई है। आज के समय में किसी भी घटना की जानकारी सेकंडों में पता लग जाती है आज के समय में। ठीक है, और इससे दुनिया जो है कहीं ना कहीं सभी लोग आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। अब कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके मन में साझा सहानुभूति होती है। एग्जाम्पल है, युद्ध हो जाए, कहीं पे आपदा आ जाए, ठीक है, ऐसी घटना में दुनिया भर के लोग जो हैं सहानुभूति प्रकट करते हैं। और एशिया में जब सुनामी आई थी, सुनामी जैसी आपदा आई थी तो लोग बेघर हो गए थे, तो ऐसे में पूरी दुनिया के लोगों ने सहयोग करा था। ठीक है, वैश्विक सहयोग करा था दुनिया भर ने। फिर विश्व नागरिकता की जो धारणा है इसको समझते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता के मुकाबले राष्ट्रीय नागरिकता सुरक्षा और अधिकार देती है। जो राष्ट्र की नागरिकता होती है, किसी भी राष्ट्र की नागरिकता आप लोगे तो आपको सुरक्षा मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, लेकिन ये समस्याओं को सीमित दृष्टिकोण से देखती है। आज की वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सत्ता का सहयोग पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कोई भी देश होगा वो अपने देश के नागरिक के बारे में सोचेगा ना, दुनिया के देशों के बारे में थोड़ी सोचेगा। तो ये एक यहाँ पे समस्या बन जाती है। फिर विश्व नागरिकता के लाभ क्या है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे की समस्याओं जैसे प्रवासी और राज्य विहीन लोगों के अधिकारों का समाधान किया जाता है। इसमें बुनियादी मानव अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, चाहे लोग किसी भी देश में रहें उनके लिए काम करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुछ जगह पे शरणार्थी लोग चले गए थे, ठीक है, वो युद्ध से पीड़ित थे, तो ऐसे में दुनिया भर के देशों ने उनकी मदद करी, उनको खाना पहुंचाया, उनको कैंप के लिए सुविधाएं दी, दवाइयाँ पहुंचाई। तो इसको कहते हैं कि विश्व नागरिकता। मतलब अब भारत ने जैसे किसी देश में, किसी दूसरे देश में शरणार्थियों की मदद करी, तो इसमें भारत तो वैसे अपने नागरिक की मदद करेगा ना, लेकिन वो दूसरे देश के भी नागरिक की मदद कर रहा है, तो ये विश्व नागरिकता है। यानी हम दूसरों की भी चिंता कर रहे हैं, दूसरे से अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, बेशक से कोई कहीं भी रहता हो। ठीक है, फिर संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता। कई समस्या का समाधान ऐसा होता है जो कोई राष्ट्र की सरकार नहीं कर सकती, अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसे में दुनिया के सभी देशों को मिलकर एक साथ आना पड़ता है। ठीक है, फिर है वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता। विश्व नागरिकता हमको यही याद दिलाती है कि हम अंतर संबंधी विश्व में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है दूसरों से। तो राष्ट्रीय नागरिकता को वैश्विक जिम्मेदारी और साझेदारी के साथ जोड़ती है, और जोड़ने की जरूरत भी है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप दोबारा देखो, पर अच्छे तरीके से समझो इसको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।